आइए आपको बताते हैं कि इस देश का संविधान आरक्षण को लेकर क्या कहता है। और इसी के साथ साथ जब संविधान सभा में बहस हुई थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण को लेकर आखिर क्या कहा गया था। तो सबसे पहले आपको बताते हैं 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में क्या कहा। साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो ये 10 दिसंबर को, और उसी संविधान को इंटरप्रेट करके देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्योंकि प्रावधान ही नहीं है। अगर आप देखिए तो संविधान भी आरक्षण पर क्या कहता है। अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान है, राज्य सरकारें पिछड़े वर्गों को दे सकती हैं आरक्षण। अब आइए संविधान सभा में जब बहस हुई तब क्या हुआ। संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण की मांग खारिज कर दी गई। 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग प्रस्ताव लेकर आई थी, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग खारिज हो गई थी। और इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, एक आखिरी डेटा जरा आपको दिखाना चाहते हैं। सरकारी ठेके में कर्नाटक में जो आरक्षण है उसकी स्थिति क्या है। तो जब हम आपको दिखाते हैं तो एससी के लिए ये तमाम जो टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर निकाले जाते हैं किसी ठेके के लिए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसको लेने वालों में एससी के लिए 17.5% आरक्षण है, लगभग 7% एसटी के लिए है, जो ओबीसी है उसमें अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। ओबीसी 1 4%, ओबीसी 2A 15% और ये ओबीसी 2B के तहत मुस्लिम आरक्षण 4% का दिया जा रहा है, जिसको लेकर ये बवाल है। और जो आरोप लगातार कर्नाटक सरकार पर लगा रही है बीजेपी तुष्टीकरण का, उसमें ओबीसी 2B कोटे में 4% आरक्षण है। अल्पसंख्यकों को गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख तक की सब्सिडी है। 2 जिले में आंगनवाड़ी शिक्षकों के लिए भाषा की जानकारी अनिवार्य है। 2025 के बजट में मुस्लिमों पर मेहरबान जो सरकार दिख रही है, इमामों को 4,000 का मासिक भत्ता भी है। इसमें अल्पसंख्यकों की शादी के लिए 50,000 रुपए की सहायता भी है। मुस्लिम लड़कियों के लिए 15 महिला कॉलेज खोले जाएंगे, ये वादा भी है। ये सब कुछ बजट में किया गया है। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए अलग किए गए हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए आईटीआई कॉलेजेस की स्थापना और KEA के तहत मुस्लिम छात्रों के लिए 50% शुल्क रियायत। इन सब को लेकर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो गौरव भाटिया जी, ईबीसी आरक्षण में जो ईबीसी का कोटा है उसमें जो मुस्लिम वर्ग भी ईबीसी में आते हैं उनको भी उसी में आरक्षण मिलता है। ऐसे में बिहार में जो हो रहा है वो अलग और कर्नाटक में जो हो रहा है वो तुष्टीकरण कैसे? अंजना जी, पहले तो जो चर्चा का विषय है, आज हमें ये समझना होगा कि राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके घूमते तो हैं, लेकिन संविधान का अध्ययन उन्होंने कभी नहीं किया। आज जो डिबेट है, चर्चा का विषय है, ये बहुत ही व्यापक चर्चा का विषय है। सबसे पहले ये जो निर्णय है, मैं कहता हूं ये गैर संवैधानिक है और ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 इसका हनन करता है, इसके खिलाफ है। दूसरी बड़ी बात, आप जब बता रही थी ये प्रावधान है, अनुच्छेद 16(2) देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, सवाल आज ये पूछा जाएगा अंजना जी, और ये सवाल जरूर पूछेगा, क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, सरदार पटेल जी और तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में वक्तव्य देते हैं तो ये मुद्दा आया, उन्होंने एक राय रखते हुए स्पष्ट कहा कि इससे देश बटेगा, ये शरिया कानून से देश नहीं चलेगा। और मैं जो है पढ़ने जा रहा हूं सरदार पटेल जी ने क्या कहा, इस पे जरूर अपना ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा यदि वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, वही प्रक्रिया का मतलब धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने की, जिसने देश के विभाजन का परिणाम दिया, तो मैं कहता हूं जो लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं उनके लिए स्थान पाकिस्तान में है, यहां नहीं। आप सोचिए, ये सरदार पटेल जी का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मैं वक्तव्य बता रहा हूं। आज ये पूछा जाएगा क्या कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से नफरत करती है?
संविधान विरोधी हो गई है और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेगी। क्योंकि दो मुद्दे जो मैंने आपकी चर्चा में उठाए, पहला, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, तो डीके शिव कुमार जी क्यों कह रहे हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे? अरे राहुल गांधी तो कहते थे संविधान ही सब कुछ है। बिना पढ़े लिखे डीके शिव कुमार को किसने बताया कि वो संविधान बदल सकते हैं और मुसलमानों को आरक्षण दे सकते हैं? दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पे जो मैंने कहा, सरदार पटेल जी ने उठाई है बात, मतलब आज की कांग्रेस जो है ये जिन्ना की कांग्रेस है, ये सरदार पटेल जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कांग्रेस अब नहीं रही। कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर लीजिए। उसके बाद जो आपने भी मुद्दा उठाया है मैं आपको बताऊंगा वो अलग कैसे है और ये अलग कैसे है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपका ओपनिंग रिमार्क्स, क्योंकि आज आप ही दोनों हैं। अब सवाल ये उठता है कि डीके शिव कुमार, आप अभी तक बार बार कहते थे, 2024 के चुनाव में भी खूब विपक्ष और इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा गया कि संविधान बदल देंगे ये लोग, बाबा साहब के खिलाफ हैं, लेकिन आपके तो उप मुख्यमंत्री कहते हैं, एंड आई कोट, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है, हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। तो आपके तो उप मुख्यमंत्री सीधा संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं संविधान बदलेगा। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो सवाल बिहार पे था, बिहार का कोई उत्तर नहीं आया। और संविधान बदलने का काम केवल संसद कर सकती है, कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है। केवल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय रिव्यू का प्रोविजन है विधानसभा और संसद के फैसलों पर, लेकिन संसद के अंदर ही किसी भी संविधान को बदला जा सकता है। अब बात आती है जो आज का विषय है। आज जेपी नड्डा जी ने सरासर झूठ बोला है कि डीके शिव कुमार जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का बयान दिया है। मुझे मेरे बीजेपी के साथी हैं वो दिखा दें कि डीके शिव कुमार जी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि ओबीसी के रिजर्वेशन में बैकवर्डनेस के आधार पर मुस्लिम्स को तमाम राज्यों ने अपने यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है। अभी आपने बिहार के ऊपर सवाल पूछा था, लेकिन उसके ऊपर पूरा वक्तव्य देने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उनसे एक सवाल और पूछता हूँ, चलिए बिहार का तो ईबीसी में तो दे ही रखा है आपने, क्या आंध्र प्रदेश में नहीं दे रखा है? क्या गुजरात में नहीं दे रखा है? मोदी जी की स्टेटमेंट है कि गुजरात में मैंने स्वयं मुस्लिम्स को, ओबीसी जो बैकवर्ड थे उनको ओबीसी की लिस्ट में शामिल करवाया। और जब अटल जी की सरकार थी तो उस समय पर उन्होंने न केवल उनको स्टेट लिस्ट में शामिल करवाया बल्कि स्टेट लिस्ट से उनको सेंट्रल लिस्ट में भी शामिल करवाया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बैकवर्ड क्लास के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है और क्राइटेरिया आज भी बैकवर्डनेस ही है उसके अंदर। क्या बैकवर्डनेस के आधार पर आंध्र प्रदेश में इनका जो ज्वाइंट मैनिफेस्टो था और बाद में इन्होंने किया भी, क्या ये सही नहीं है? क्या ऑलरेडी कर्नाटक के अंदर 5% का रिजर्वेशन मुस्लिम्स को बैकवर्डनेस के आधार पर 1994 से नहीं दिया जा रहा है? 1994 के बाद बीजेपी की 3 बार सरकार बनी, देवगौड़ा जी, कुमारस्वामी जी, क्या वो आज सब उस चीज को बैक नहीं कर रहे हैं? क्या बीजेपी ने उसको बदलने का प्रयास किया? नहीं किया। जो भी चीज होगी वो संविधान के दायरे में होगी, ये पूरा देश जानता है। अगर संविधान की किसी ने खिलाफत की, संविधान बनने से लेकर आज तक, वो भारतीय जनता पार्टी ने की। इन्होंने तो संविधान को अपशगुन तक कहा और 400 पार का नारा दिया कि हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें। देखिए, ना अभी चुनाव है कि भाई केंद्र का कोई चुनाव होगा और चुनाव के बाद हमें उसमें से संविधान को बदलना है, तो कहीं पर भी किसी भी रूप में ना हम पावर में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि संविधान की बदलने की बात भी कोई इस समय पर कर सकता है। लेकिन जेपी नड्डा साहब ने जिस शातिरपने से कहूंगा मैं झूठ बोला है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार जी ने कहा है कि मैं प्रिविलेज मोशन भी लेकर आऊंगा विशेषाधिकार का हनन का, और मैं केस भी करूंगा कि मुझे मिसकोट किया गया है। तो इनको तैयार रहना चाहिए, केस भी होगा और विशेषाधिकार हनन का मामला भी सामने आएगा। अब मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या इसी आरक्षण के पैटर्न के आधार पर ओबीसी में, बैकवर्डनेस में, क्या बिहार में नहीं दिया हुआ है? क्या आंध्र प्रदेश में इसी क्राइटेरिया में नहीं है? क्या गुजरात में नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो अभी नोटों के बंडल मिले हैं
और कैश के मामले पूरे देश के अंदर गूंज रहे हैं रिश्वत के। सवाल है आलोक जी इतने सवाल बड़े है मुद्दे को कि उनको मिसकोट नहीं किया गया है। अंजना जी, मैं अंतिम उन्होंने दो इंटरव्यू में कहा या सदन के पटल में कहा ये है, लेकिन हम तो कोट करके बता रहे हैं ना। डीके शिव कुमार ने कहा संविधान बदलेगा, ये उनके शब्द हैं, ये मिसकोट नहीं है। अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या नड्डा जी सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? आप बता दीजिए, पहले मैं चुप हो जाता हूं। कोट उनका सही है, बिल्कुल जो वो बता रहे हैं उन्होंने कहा है। अब उन्होंने लोकेशन अलग बताई है, गलत बताई है, वो समझे, लेकिन जो उन्होंने कहा है संविधान बदलेगा वो वर्बैटिम करेक्ट है। एक मिनट नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि आप अब तक कहते थे बीजेपी कहती है संविधान बदलेगा, बचाने का काम कर रहे हैं, हम बदल देंगे। सीधा मुझे केवल ये बताइए कि जो नड्डा जी ने संविधान बदलेगा ये उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के क्यों कह रहे हैं? जवाब दीजिए। अरे मैम, नड्डा जी ने सच बोला है झूठ बोला? पूरा सेंटेंस मुझे बता। संविधान बदलेंगे, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने ऐसा बोला? अरे मैम, संविधान क्या नड्डा बदलेंगे? जी ने सच बोला है झूठ? इसका बता दीजिए, आप बता दीजिए। आप यहाँ जवाब देने बैठे हैं, मैं जवाब देने बैठी हूँ। सवाल से भागिए मत। समय देखिए, संविधान बदलेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में है? अपने उप मुख्यमंत्री के बयान के साथ है। आप नड्डा जी के बयान के साथ हैं। बस यही प्रॉब्लम है आपकी। आपका रोज यही शुरू होता है कि एक कोई लाइन मिल जाए जिसको लेकर मैं हीरो बनूं सोशल मीडिया पे। आवाज नीचे कीजिए इनकी। गौरव भाटिया जी, आप अब जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि उनका अपना जो शाम का 6 बजे का हल्ला बोल पर आके राग अलापने की आदत है वो शुरू कर चुके हैं। मेरे सवाल से भागना और ये कोशिश करना कि सामने वाले को कटघरे, जबकि मैंने पहले ही कह दिया कि उसकी सच्चाई क्या है। डीके शिव कुमार को मिसकोट नहीं किया गया है। डीके शिव कुमार ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि संविधान बदलेगा, ये उनका कोट है। और बिना वर्बैटिम कोट के मैं नहीं बता रही हूं कोई भी बात। एक बार फिर से पूरा कोट आपको पढ़ के सुनाती हूं ताकि हमारे दर्शक भी समझ लें कि आखिर क्यों आलोक शर्मा इधर से उधर नई दिशा पानी की बहाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कोट क्या कहता है। हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। और इस सवाल का जवाब देने से आलोक शर्मा जी भागेंगे और दूसरी आड़ में वो छिपेंगे। अभी फिर वो कोशिश करेंगे जब मैं अगली बार सवाल लेकर जाऊंगी। लेकिन गौरव भाटिया जी, मैं पुनः अपने प्रश्न पर आती हूं। इन तमाम राज्यों में जहां इस वक्त भी अलग अलग कोटे में मुस्लिम आरक्षण दिया जा रहा है, सबसे पहले राज्य कर्नाटक 4% ओबीसी में आरक्षण, वो कहते हैं हम सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से दे रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम आरक्षण है। तेलंगाना जहां पर 4% ओबीसी के ही तहत जारी है, ये भी आरक्षण जारी है। आंध्र प्रदेश में जारी है 4% आरक्षण मुस्लिम के लिए, लेकिन वो कोर्ट में अभी भी है। तमिलनाडु जहां 3.5% दिया जाता है ओबीसी की कैटेगरी में, वो भी जारी है। और पश्चिम बंगाल जहां पर ओबीसी कोटे में डाला गया था मुस्लिम आरक्षण, लेकिन हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब इस पैमाने से आप बताइए, आंध्र प्रदेश में आपके साथी, बिहार में आपकी सरकार, वहां पर तो यही आरक्षण मिल रहा है। अंजना जी, अब आपसे एक विनती करूंगा, इसी सेगमेंट में आपके इस प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। हमने प्रमुखता से एक मुद्दा उठाया, जो संविधान की प्रतिलिपि लेके घूमते हैं, वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और 16 का हनन कैसे कर सकते हैं, गैर संवैधानिक कोई प्रावधान कैसे ला सकते हैं? क्या कोई उत्तर मिला? आंसर है नो। दूसरा, हमने कहा आपके आदर्श भी वही हैं जो हमारे हैं, ये हमें लगता था। हमने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी और सरदार पटेल जी का तो मैंने वक्तव्य कोट किया जब संविधान बन रहा था। क्या कोई उत्तर इन्होंने दिया उस पर? नहीं दिया। अब एक बड़ी बात जो आई, मैं उस पर जरूर कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा जेपी नड्डा जी ने मिसकोट किया, तो आप भी बता चुकी हैं, और मैं डीके शिव कुमार जी का बयान सामने रख के बैठा हूं। उन्होंने कहा अ लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, कॉन्स्टिट्यूशन विल बी चेंज्ड, संविधान को बदल डालेंगे, लेकिन शरिया कानून लाएंगे जरूर, क्योंकि यही सोच राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी और डीके शिव कुमार में है। अब आप मुझे बताइए, जेपी नड्डा जी के लिए अब शब्द कह रहे थे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी नहीं है, मील का पत्थर है। राहुल गांधी वक्तव्य दे के माफी मांग लेते हैं। जेपी नड्डा जी ने जो बात बोली है वो 100% सही है।
और मैं एक बात आपसे बताता हूं, इनका कारण देखिए और इनकी कमियां देखिए। इन्होंने कारण ये दिया, जो गरीब मुस्लिम है 2 करोड़ का ठेका क्राइटेरिया है, इन्होंने 1 करोड़ की लिमिट को 2 करोड़ का बना दिया। आप मुझे बताइए, जो 2 करोड़ के ठेके के लिए एलिजिबल होगा वो गरीब मुसलमान होगा? नहीं, जो अपने लोग हैं, जो कर्नाटका को बर्बाद करेंगे, ऐसे मुसलमानों को ये देंगे। जो गरीब है उनका ध्यान तो नरेंद्र मोदी जी रख रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए संविधान में संशोधन करके हम लोग प्रावधान कर चुके हैं 10% आरक्षण का। इसलिए ये इनको बताना होगा ये 2 करोड़ का ठेके वाले गरीब मुसलमान कब से हो गए। और एक बड़ी बात बोलता हूं और इसके बाद आपकी बात का उत्तर दूंगा। ये देखिए, कर्नाटका की कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। यहां पे ये सवाल जरूर पूछिएगा, भागे भी इधर उधर तो पकड़ के रस्सी से बांध के पूछिएगा। इसमें इन्होंने लिखा था माइनॉरिटीज को हम आरक्षण देंगे, माइनॉरिटीज को। ठीक है, ये प्रश्न है, कैमरामैन जूम कर सकते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर आप गैर संवैधानिक है एक बात है, लेकिन अगर ये ला भी रहे थे तो जो सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, इनको आपने क्यों नहीं डाला? माइनॉरिटी तो वो भी है और आप ही का मैनिफेस्टो मैंने दिखाया। अब अंजना जी आप बताइए, गलत भी करेंगे और संवैधानिक दृष्टि से उसमें भी भेदभाव करेंगे, अनुच्छेद 14 से हिट होगा, वैसे ही ये गैर संवैधानिक है। आपकी बात का मैं उत्तर दे देता हूं। आपने कहा कि बिहार में भी ऐसा कोटा है। मेरी जो जानकारी है, मैंने जानकारी ली और मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आंध्र प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी, इसी तरह से मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन लाई, हाई कोर्ट ने उसको गैर संवैधानिक करार किया। वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है और कई ऐसे जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जिसमें उन्होंने कहा पहले क्वांटिफाइबल डेटा, मतलब आधार होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के आधार पे, और आइडेंटिफाई करिए कौन से ऐसे मुसलमान हैं जो पिछड़े हैं। बिहार में मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वांटिफाइबल डेटा के आधार पे अंसारी, मंसूरी, इद्रिसी, धोबी, इन सब को हमने डाला है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, यहां क्वांटिफाइबल डेटा है और उसका आधार है, जबकि कर्नाटका में जो कर रहे हैं सारे मुसलमानों को डाला है और बाकी माइनॉरिटीज जिनका मैंने जिक्र किया उनको हटा दिया है। इसलिए ये चिंताजनक है कैसे ये देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं और केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। संवैधानिक ढंग से भी ये गलत है और ये हिंदू विरोधी भी है और ये देश विरोधी भी है। ठीक है, और मैंने आपके प्रश्न का उत्तर बड़ी स्पष्टता से दिया। ठीक है।